ये दरिया, ये पर्वत, ये शाखें सब हैरान हो जाएं, उड़ो इस कदर कि आसमां परेशान हो जाए। तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, 2 गज दूरी बहुत ज़रूरी का पालन कर रहे होंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो इतिहास पार्ट 3। पिछले एपिसोड में आपने महाजनपद काल के विषय में पढ़ा था, तो आज हम शुरू करेंगे मगध साम्राज्य के उदय के विषय में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो बात करते हैं मगध साम्राज्य के उदय के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं मगध साम्राज्य के विषय में। अगर मगध साम्राज्य के विषय में बात की जाए तो आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में एक महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी क्या थी? राजगृह या फिर गिरिब्रज थी। यह महाजनपद जो था वो 3 तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरा रहता था, 3 तरफ से सुरक्षित था और चौथी तरफ से किलेबंदी कर दी गई थी। इसके कारण यह जो था बहुत ही सुरक्षित महाजनपद माना जाता था, आर्थिक रूप से समृद्ध था और यही कारण है कि इसकी जो स्थिति थी वह बहुत विशिष्ट थी। इसके विस्तार में अनेक उतार चढ़ाव आए, लेकिन इसने अपनी कभी भी वास्तविक स्थिति को नहीं खोया और अपना लगातार विस्तार करता गया। अनेक साम्राज्यों ने इस पर शासन किया, लेकिन कभी भी महाजनपद जो मगध था, मगध को पूर्ण रूप से अंत नहीं हो पाया। तो अब बात करते हैं मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले वंशों की। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो प्राचीन वंश जो मगध साम्राज्य पर शासन किया था जिसने, वह था हर्यक वंश। हर्यक वंश के मुख्य रूप से जो राजा थे, इसके जो संस्थापक थे वह कौन थे? बिंबिसार थे। और बिंबिसार ने शासन किया था लगभग 52 वर्षों तक। यहाँ पर हर्यक वंश के संस्थापक का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि किसने हर्यक वंश की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा बिंबिसार ने की थी। उसके बाद अजातशत्रु और उसके बाद उदयन और उदयन के बाद नागदशक। नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम राजा था, याद रखिएगा। जो इनके शासनकाल हैं उसके विषय में लिखा हुआ है, बाकी ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। एक बार चर्चा कर लेते हैं। हर्यक वंश चला था 544 से 412 ईसा पूर्व में, जिसमें कि बिंबिसार ने शासन किया था 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व के बीच में। अजातशत्रु ने शासन किया था 493 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व में, और उदयन ने शासन किया था 461 ईसा पूर्व से 448 ईसा पूर्व में। इसके बाद बात करें अगर नागदशक ने, तो नागदशक ने 448 से 412 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया था। ये जो काल दिए हुए हैं ये समय अलग अलग बताए गए हैं अलग अलग किताबों में, इसलिए समय के विषय में चर्चा नहीं की जाती है। बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है यहाँ से वो एक यही पूछा जाता है कि जो संस्थापक कौन था, तो संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और अंतिम राजा कौन था? तो अंतिम राजा था नागदशक। इसके आगे बिंबिसार के विषय में आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद बात करते हैं नागवंश की। तो जो नागदशक था, नागदशक की हत्या उसके अमात्य यानी कि मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी और उसने जो है नागवंश की स्थापना की थी। नागवंश का जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था वह कौन था? कालाशोक था। और अंतिम राजा की बात करें तो अंतिम राजा कौन था? नंदिवर्धन था। तो ये हुई बात शिशुनाग वंश के विषय में। आगे बात करें नंद वंश के विषय में, तो नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापद्म नंद ने की थी। और अंतिम राजा कौन था? तो धनानंद था। ये सामान्य सी बातें हैं वंशों के विषय में। अब बात करते हैं हर्यक वंश के विषय में विस्तार से। तो सबसे पहले बात करते हैं बिंबिसार की। तो बिंबिसार की राजधानी क्या थी? पहले ही बता चुके हैं, गिरिवर या राजगृह थी। कोई भी राजा अगर गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहला काम उसका होता है साम्राज्य विस्तार, यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना। तो इसने भी वही कार्य शुरू किया। सबसे पहले इसने क्या किया? अंग देश पर अटैक कर दिया और अंग देश को अटैक करके उसको जीत लिया और उसको अपने राज्य में मिला लिया। और अंग राज्य को मिला करके अपने पुत्र किसको दे दिया? अजातशत्रु को दे दिया और कहा कि जाओ बेटा उस पर शासन करो जा करके। उसके बाद बाकी एक साम्राज्य विस्तार का एक और तरीका होता है, वह होता है विवाह कर लेना। विवाह कर लेने से साम्राज्य विस्तार, यानी कि बाकी जो साम्राज्य होते हैं वो मित्र बन जाते हैं, उनसे अटैक का खतरा नहीं रहता है। तो इसने भी जो है 3 विवाह किए और 3 विवाह करके 3 ओर से अपना साम्राज्य सुरक्षित कर लिया। पहला विवाह जो इसने किया वह किया कौशल राज की जो पुत्री थी उनसे विवाह किया, और उनकी पुत्री का जो नाम था वह क्या था? महाकौशला। नाम याद रखिएगा, महाकौशला। तो महाकौशला से विवाह किया। कहा जाता है कि यह जो है प्रसेनजित की बहन थी।
ठीक। तो ये कौशल राज की पुत्री थी, प्रसेनजीत की बहन थी और इनका नाम क्या था, महाकौशला था। यह था इसका पहला विवाह। इसको जब विवाह कोई करता है तो दहेज भी मिलता है, इसको भी दहेज मिला और दहेज में क्या मिली, काशी मिली। और काशी से कहा जाता है कि 1 लाख की आय का जो है उसे 1 लाख की आय का राजस्व उसको प्राप्त होता था। दूसरा विवाह जो उसने किया वह किया लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से। दूसरा विवाह जो उसने किया वो किससे किया, लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना से। और तीसरा विवाह पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से। तो इस प्रकार से 3 विवाह किए और 3 विवाह करके इसने अपना साम्राज्य जो है वो 3 ओर से सुरक्षित कर लिया। चौथी ओर की अगर बात की जाए तो चौथी ओर था अवंती, और अवंती का राजा था चंड प्रद्योत। चंड प्रद्योत की अगर बात करें तो चंड प्रद्योत एक शक्तिशाली राजा था और उस पर विवाह के द्वारा या फिर जो आक्रमण करके उसको जीता नहीं जा सकता था। खैर उसने इंतज़ार किया। एक बार हुआ ये कि जो अवंती के जो राजा थे, क्या नाम था इनका, चंड प्रद्योत, इनको होता है पांडु रोग यानी कि पीलिया। और हरेक वंश के जो राजा थे बिंबिसार का एक राजवैद्य था जिसका नाम था जीवक। जीवक के पास पीलिया का एक रामबाण इलाज था और यह जो है अपने राजवैद्य जीवक को उनके जो अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत उनके इलाज के लिए भेजता है। चंड प्रद्योत ठीक हो जाते हैं और यहाँ से शुरू हो जाती है चंड प्रद्योत और बिंबिसार की मित्रता। तो इसका इस प्रकार से इसने जो अपना जो राज्य था वो चारों तरफ से सुरक्षित कर लिया, अंग देश पर अटैक कर लिया। 3 ओर जो है महाकौशला से शादी करके कौशल राज से मित्रता कर ली, लिच्छवी राजकुमारी से शादी करके वैशाली से मित्रता कर ली और जो मध्य देश की जो पुत्री थी उनसे क्षेमा से शादी करके उसने पंजाब से मित्रता कर ली। रह गया था अवंती, तो अवंती से उसने मित्रतापूर्वक संबंध बना लिए। तो इसका राज्य जो है चारों तरफ से सुरक्षित हो गया। इसके बाद अगर बात करें तो ये राजवैद्य जीवक की अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध एक बार जब बीमार पड़े थे, महात्मा बुद्ध के जो अंतिम दिन थे, महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों में भी राजवैद्य जीवक ने उनकी सेवा शुश्रूषा की थी और उसको किसने भेजा था, तो उसने बिंबिसार ने भेजा था। एक बात और यहाँ पर कर लेते हैं, जो बिंबिसार था, बिंबिसार के समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अपनी जो चरमावस्था में थे, यानी कि विस्तृत जो विकास हुआ या विस्तृत समृद्धि जो है वो बिंबिसार के समय में पाई। और ये इकलौता ऐसा शासक था, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों अपनी चरमावस्था में थे, तो किसके शासनकाल में थे, वो बिंबिसार के शासनकाल में थे। तो ये हुई बात बिंबिसार के विषय में। इसकी हत्या कौन करता है, तो इसकी हत्या जो है इसका पुत्र अजातशत्रु कर देता है 493 ईसा पूर्व में और गद्दी पर बैठ जाता है। इसने कितने वर्षों तक शासन किया, तो इसने जो है लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। तो ये हुई बात बिंबिसार के विषय में। अब बात करते हैं अजातशत्रु के विषय में। तो अजातशत्रु के बचपन का नाम क्या था, कुणिक था, और यह जो था जैन धर्म का अनुयायी था। जैसा कि हमने पहले ही बात की कि अगर कोई राजा गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहला काम क्या करता है, साम्राज्य विस्तार करता है। तो इसने भी साम्राज्य विस्तार पर सबसे पहला फोकस किया। इसका जो पहला अटैक हुआ, इसने कहा जाता है कि 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी और तीसरी लड़ाई के लिए तैयारी की थी। तो सबसे पहले उन 2 लड़ाइयों के विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहली लड़ाई की थी वह की थी काशी और कौशल। काशी और कौशल एक हो गए थे और काशी और कौशल से उसने लड़ाई लड़ी थी अजातशत्रु ने। इसमें एक ओर अजातशत्रु था और दूसरी ओर था काशी और कौशल संयुक्त रूप से। यह लड़ाई एक लंबे वर्ष तक चलती रहती है और लंबे वर्ष तक चलने के पश्चात क्या होता है कि अजातशत्रु जीत जाता है। और अजातशत्रु जब जीत जाता है तो कौशल नरेश की पुत्री जो है वो उसको अजातशत्रु के साथ शादी करनी पड़ती है और उसके बाद जमाई को काशी सौंप करके सुलह कर लेनी पड़ती है। तो इस प्रकार से इसने काशी और कौशल पर अधिकार प्राप्त किया या विजय प्राप्त की। उसके बाद बात करते हैं वैशाली। वैशाली की अगर बात करें तो वैशाली जो था वो अजातशत्रु का ननिहाल था। लिच्छवी राजकुमारी से बिंबिसार ने शादी की थी। तो इस प्रकार से रिश्तेदारी थी, लेकिन रिश्तेदारी का वो जो है लिहाज नहीं रखता है और वैशाली पर अटैक कर देता है। उसके बाद जो है अगर बात किया जाए तो बहाना ये ढूंढा जाता है कि जो कौशल के, ये कहा जाता है कि कौशल के मित्र लिच्छवी लोग हैं और इसके लिए जो है उन पर अटैक किया जाता है। और कहा जाता है कि ये युद्ध जो है लगभग 16 सालों तक चलता रहता है
और 16 सालों तक चलते रहने के बाद अंत में क्या होता है, अजातशत्रु की विजय होती है। कहा जाता है कि इसमें जो है उसको सफलता इसलिए मिलती है कि उसके पास एक युद्ध यंत्र था जिसके द्वारा पत्थर फेंका जाता था। आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर में देखा होगा, वो एक जिससे पत्थर फेंका जाता था, एक इस टाइप का होता था ऐसे, और इससे एक फंसा करके पत्थर फेंका जाता था, बहुत दूर तक गिरता था, उसके बहुत दूर तक चलाया जाता था। तो इस प्रकार से जो एक ये अजातशत्रु के टाइम होता होगा। इसके बाद एक युद्ध होता था जिसमें गदा जैसा हथियार होता था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जा सकता था। इसमें जो है बड़ा गदा जैसा होता था जिसको रथ में बांध दिया जाता था, और रथ जितनी दूर तक जाता था उसके जो संपर्क में जो लोग आते जाते थे वो अपने आप निपटते चले जाते थे। तो इस प्रकार से जो है उसने वैशाली पर जीत प्राप्त की। वैशाली पर जीत प्राप्त करने में इसके एक मंत्री थे जिसका नाम था वर्षकार। वर्षकार का भी बहुत बड़ा हाथ था वैशाली की जीत में। इसके जो वर्षकार ने बहुत बड़ी सहायता की थी। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं मृत्यु की। तो मृत्यु की विषय में बात करें तो इसकी हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी 461 ईसा पूर्व में। कहा जाता है कि इसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था। तो ये हुई बात अजातशत्रु के विषय में। जैन धर्म का अनुयायी था, आक्रामक नीति के द्वारा जो है अपना साम्राज्य विस्तार किया, और जो है अंत में अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। अब बात करते हैं उदयन के विषय में। तो उदयन के विषय में बात करें तो इसके समय पर जो मगध साम्राज्य था वो अपनी चरमावस्था में पहुंच गया था। इसको अब साम्राज्य विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक राज्य बचा हुआ था अवंती, लेकिन अवंती पर इसने अटैक नहीं किया। इसने क्या किया, सबसे पहला काम किया कि गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनवाया, सबसे पहला काम। अब दूसरा एक काम ये किया कि इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। याद रखिएगा, कागज़ कलम लेकर के नोट कर लीजिएगा। और उदयन किस धर्म का अनुयायी था, तो यह भी जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये हुई बात उदयन के विषय में। अब बात करते हैं इसका जो अंतिम शासक था हर्यक वंश का, वो हम बात कर चुके हैं, नागदशक था। और नागदशक की हत्या किसने की थी, तो किसने की थी, शिशुनाग ने की थी, और उसके बाद नागवंश की स्थापना की थी। जो हर्यक वंश था इसके विषय में एक बात हम बताना भूल गए, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता था। आप देख रहे होंगे कि बाप की हत्या बेटा कर रहा है, तो पितृहंता वंश के नाम से भी हर्यक वंश को जाना जाता था। तो ये हुई बात हर्यक वंश के विषय में, जिसमें कि बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था, नागदशक था। अब बात करते हैं नागवंश के विषय में। तो नागवंश की विषय में बात करें तो नागवंश की स्थापना किसने की थी, शिशुनाग ने की थी। और इसने सबसे पहला काम ये किया कि पाटलिपुत्र से राजधानी कहाँ लेकर के आया, वैशाली लेकर के आया। दूसरा काम ये किया कि अवंती, जिसको हर्यक वंश के लोग अपने साम्राज्य में नहीं मिला पा रहे थे, उसने क्या किया, अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये हुई बात शिशुनाग के विषय में। इसके बाद बात करते हैं कालाशोक के विषय में। तो कालाशोक के विषय में बात करें तो कालाशोक जो है लगभग 396 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना था। इसने राजधानी वैशाली से फिर पाटलिपुत्र लेकर के गया। और इसकी खास बात ये हुई कि इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। 387 ईसा पूर्व में जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। और इस बौद्ध संगीत की खास बात ये थी कि इसके शासनकाल में इस बौद्ध संगीत में जो बौद्ध धर्म था वह 2 भागों में बट गया, 2 संप्रदायों में बट गया। एक संप्रदाय का नाम था धर्म स्थविर और दूसरे संप्रदाय का नाम था महासांधिक। एक संप्रदाय का नाम था धर्म स्थविर और दूसरे संप्रदाय का नाम था महासांधिक। तो ये बौद्ध संगीत की बात हुई। अब बात करते हैं अंतिम राजा की। तो अंतिम राजा कौन था, नंदिवर्धन था। अब बात करते हैं नंदवंश के विषय में। तो नंदवंश का जो संस्थापक था वह कौन था, महापद्मनंद था, जो कि अग्रसेन जिसका वास्तविक नाम था। इसने एक उपाधि धारण की थी, वह उपाधि थी एकराट।
यह कि सम्राट, राजाधिराज, महाराजाधिराज। तो इसी प्रकार एक राट की उपाधि जो है वह महापद्म नंद ने धारण की थी। दूसरी बात, अंतिम राजा कौन था? वो कौन था? धनानंद था। और धनानंद के विषय में आगे चर्चा करेंगे कि ये धनानंद कौन था। इसका भी इतिहास में एक लंबा चौड़ा नाम है, क्योंकि इसकी हत्या किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य की सहायता से, और उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। तो ये हुई बात मगध साम्राज्य के उदय के विषय में। तो आगे की आने वाले वीडियो में मौर्य वंश, गुप्त वंश, वर्धन वंश के विषय में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लॉकडाउन का पालन करते रहिए, घर से बाहर ना निकलिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।